नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है बात देवभूमि की। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। और आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर भी बैठक में मोहर लगी और इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दी है। यूनिफॉर्म सिविल आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, निजी विश्वविद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट, विद्यार्थियों को 25% प्रवेश शुल्क में छूट, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी, लोक ऋण विधेयक को मिली स्वीकृति, जीएसटी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति गर्मा सकती है। दरअसल खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पर बोलते हुए कहा कि यूसीसी के बारे में हमारा संकल्प है कि हम इसे जल्द लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था, तो हमें जिस काम के लिए जनता ने चुना है हम अपने वादों को पूरा करेंगे और हम जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक बिल को लाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। सर, उत्तराखंड पहला ही राज्य होगा सर यूनिफॉर्म सिविल लेके? निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली थी। एक लगातार जो यहाँ पर इस प्रकार का वो था कि एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस परिपाटी को और उस मिथक को तोड़ने का उत्तराखंड की जनता ने ये महान कार्य किया था और उसी कारण उसी में हमने यह भी संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और उत्तराखंड की जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मौसम के बदलाव के बीच बागेश्वर उपचुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं नेताओं ने अपने बयान से राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है। ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा जहां लगातार 5वीं बार जीत हासिल करना चाहती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 16 साल का सूखा खत्म करना चाहती है और दोनों दलों के दिग्गजों ने यहां डेरा डाला हुआ है। सियासी जानकार इस चुनाव को निकाय और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद प्रदेश में एक बड़ा सियासी संदेश जाएगा। उत्तराखंड से जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 17 साल से बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए बागेश्वर की जनता जो भी परिणाम देगी उसका उत्तराखंड की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा ही, यह माना ही जाना चाहिए। बागेश्वर उपचुनाव में किस किस की साख दांव पर लगी है, इसको केवल कुछ बिंदुओं पर गौर करके ही समझा जा सकता है। पहली बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जनता के दरबार में उनकी यह पहली बड़ी परीक्षा है। हालांकि इससे पहले हरिद्वार में जिला पंचायत का चुनाव हो चुका है, जिसको बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर हासिल कर चुकी है। इसके अलावा धामी के नेतृत्व में ही उनका खुद का चंपावत का उपचुनाव भी हुआ है, जिसमें वो 95% वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बागेश्वर का यह उपचुनाव इन दोनों पहले हुए चुनाव से बहुत ही अलग है। आप इसको केवल 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, इन पहले के दोनों चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं पर काम नहीं करने के आरोप लगे, जबकि बागेश्वर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सहित सभी बड़े नेता जी जान से जुटे हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खुद वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के इतने एक्टिव होने के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद का दिखना भी है और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुट
होकर जो गतिविधियां चल रही है देश में, इनको भी एक कारण माना जा रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यही हाल उत्तराखंड में कांग्रेस का भी दिख रहा है। इसीलिए वो बागेश्वर को जीतकर एक बड़ी लाइन खींचना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस लाइन को खींचने देगी कि नहीं देगी, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात, बीजेपी पिछले 17 साल से बागेश्वर सीट पर काबिज है। बीजेपी ने बागेश्वर में चंदन रामदास की पत्नी पार्वती देवी को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेला है। चंदन रामदास लगातार 4 बार वहां से विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड में इस तरीके से सहानुभूति का कार्ड खेलकर अब तक के सारे उपचुनाव जीतती रही है। आज बीजेपी का संगठन पन्ना प्रमुख तक बहुत ही अधिक मजबूत और एक्टिव माना जाता है। इसीलिए अगर बागेश्वर में बीजेपी हारती है तो यह हार पुष्कर सिंह धामी के मत्थे पर ही जाएगी, बीजेपी संगठन के मत्थे पर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और तीसरी बात, इस बार बागेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबला बन नहीं रहा है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले बसंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं, कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। इसीलिए साफ सी बात है, बागेश्वर बीजेपी हारती है तो ये संगठन की कम पुष्कर सिंह धामी की हार ज्यादा मानी जाएगी, और अगर कांग्रेस हारती है तो यह कर्ण मेहरा की हार के तौर पर गिनी जाएगी, क्योंकि बसंत कुमार का वोटर तो पिछले 2 चुनाव से उसके साथ साफ साफ दिखता है। अगर कांग्रेस का पूरा वोटर बसंत कुमार के साथ नहीं जाता है तो इसे कर्ण मेहरा की निजी नाकामी के तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में देखा जाएगा। यही कारण है कि उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सारे मंत्री, सारे बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव में उतार दिए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 और 3 तारीख को बागेश्वर में रहने वाले हैं। वो अभी तक जनसभा भी वहां पर कर चुके हैं और बीच में मोबाइल के माध्यम से भी एक सभा को संबोधित कर चुके हैं। बागेश्वर में नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बीजेपी वोट मांग रही है। इससे समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर उपचुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और कांग्रेस की ओर से खुद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहां पर जमे हुए। मौजूदा तस्वीर को देखते हुए हम बागेश्वर उपचुनाव को उत्तराखंड में 2024 का सेमीफाइनल कह सकते हैं। देहरादून से योगेश राणा, जनता टीवी। तो वहीं उत्तराखंड में 5 से 8 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए और कहा कि हर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया और इसके साथ ही जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस पर भी विशेष निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में 5 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष अभी से हमलावर है। दरअसल हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है, इसलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करके केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, जरा वो भी सुनिए। अभी वो बैठ के जवाब नहीं देते। अरे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, आप अपने नेताओं को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, योगी जी जवाब तो देते हैं सदन में खुद उठ के। तो हम चाहते हैं प्रदेश, जब हम सवाल पूछें, संसदीय कार्य मंत्री देते हैं जवाब मुख्यमंत्री के, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी खड़े होकर खुद जवाब दें। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या वो जवाब, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल है। किस तरह के सवाल है? नहीं, मेरे तो, हमारे तो देखिए, हम 310 और नियम 58 के तहत कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन अवधि देखिए ना, 5 को कंडोलेंस होगा, 6 को सत्र चलेगा, 7 को जन्माष्टमी, 8 का इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ये चाहेगी कि 6 को ही समाप्त हो जाए। तो ये मजाक बना रखा है इन्होंने, 1 दिन का सत्र चलाने का इनका ये मुझे लगता है मंतव्य है, और ये सरकार का जो मंतव्य है वो जनता के हितों से बहुत परे है। तो वहीं हरक सिंह रावत कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी मामले में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। विजिलेंस जांच जैसे ही सुर्खियों में आई तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मौके पर चौका मारकर हरक सिंह रावत को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। तो वहीं हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर बीते रोज विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इस पूरे मामले को कांग्रेस बदले की भावना से देख रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाप का घड़ा आखिर फूट ही जाता है। शिशुपाल की गर्दन पर अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो वो भी 100 गलतियों के पूरे होने पर चला था। आगे उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जिन लोगों का भी सामाजिक और विशेषकर राजनीतिक जीवन है, आज अभाव हो रहा है पारदर्शिता का, ईमानदारी का। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि नेता का मतलब यही होता है कि गलत को सही करो। तो ये नहीं होना चाहिए। और हरक सिंह जी वाला जो प्रकरण है, जहाँ तक की बात है, तो उसमें जांच हो रही है। जांच की प्रतीक्षा करना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, ये हम भी चाहते हैं। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार की जांच करवा लेनी चाहिए। हरक सिंह रावत यही नहीं रुके। आगे उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीवन भर 1 रुपए की नौकरी नहीं की और न ही 1 रुपए का कहीं बिजनेस किया और त्रिवेंद्र की पत्नी प्राइमरी स्कूल की टीचर रही। इसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जैसे स्थान पर इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले अपनी जांच करा ले। आगे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस समय का ये पूरा प्रकरण है, उस वक्त उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा था तब त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ थे? ये पूरा प्रकरण राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत विजिलेंस की तरफ से उत्पीड़न किया जा रहा है। तो जांच कराएं तो पहले खुद की कराएं ना। अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्री काल की जांच करा लें। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था, उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहा है, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत भी भ्रष्ट था। 2016 के बाद पहली बार सूबे के पूर्व मुखिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने हरक सिंह रावत का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा प्रतिशोध की भावना से काम करती है। साथ ही सवाल उठाया कि जिस भ्रष्टाचार की बात भाजपा कर रही है वो भाजपा शासनकाल का मामला है। उन्होंने कहा कि जब वो भाजपा में थे तब वो दूध के धुले नहीं थे, लेकिन जब कांग्रेस में आए हैं तो भ्रष्टाचारी हो गए। जब तक हरीश रावत का मुंह चल रहा है, जब तक हरीश रावत का दिमाग ठीक काम कर रहा है, जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं, तो सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना, अब हरीश रावत रहा ही नहीं। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप है कि उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस्तेमाल में ला जाने वाले जनरेटर, जिसकी कीमत लगभग 78 लाख रुपए थी, उसको अपने बेटे के कॉलेज में लगवा दिया। विजिलेंस ने कॉलेज में मिला सरकारी जनरेटर जब्त करते हुए सहसपुर थाने में जमा कर दिया। विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान हरक सिंह मौके पर ही मौजूद रहे। इस पर हरक सिंह रावत ने कहा कि विजिलेंस टीम ने जिस जनरेटर के चलते उनके परिसर पर छापेमारी की, उसे तत्कालीन डीएफओ ने कोविड अस्पताल के लिए दान किया था। हालांकि विजिलेंस की टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में उक्त जनरेटर में से एक मेडिकल कॉलेज जबकि दूसरा पेट्रोल पंप तक पहुंचा। इसकी जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा वो इस मामले में आगे की जांच की दिशा तय करेगा। वहीं जनता से मिली प्रतिक्रिया में भी मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। कहीं कोई इसे भ्रष्टाचार के उजागर के रूप में देख रहा है तो इसे साजिश के तहत हुआ कारनामा भी बताया जा रहा है। हरक सिंह जी की बात पूर्णतः सही है। जब से उत्तराखंड बना, हम आंदोलन में भी गए, हमारे साथी भी रहे, हर तरह के लोग को हमें पहचानते हैं।
हमने ये देखा है कि किसी कोई मतलब ऐसा कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा कुर्ता तेरे से ज्यादा सफेद है। भाजपा के जो जितने भी सिस्टम है देखने के, वो साफ नजरिया, एक क्लियर नजरिया है। जो देखते हैं वो सही तरीके से देखते हैं। अगर भाजपा कुछ करती है तो उसके पीछे एक राज होता है कि वो सही करती है जितना कुछ करती है। अब प्रश्न तो ये उठता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में यदि हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया तो आखिर उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ थे और वो क्यों शांत बैठे रहे? कहीं न कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा करना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। खटीमा गोलीकांड के शहीदों की 29वीं बरसी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, शहीदों को नमन किया। प्रदेश में फॉर्मल रोजगार सृजन की दर में 28% की वृद्धि, रोजगार देने के मामले में उत्तराखंड पहुंचा देश में दूसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री ने जाहिर की खुशी। उत्तरकाशी में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे बाजार, विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया। देहरादून में 6 सीनियर पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन, पीसीएस अफसरों को आईएएस रैंक में प्रमोशन मिला, केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश। हल्द्वानी में नगर निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ कई अपराधों में मुकदमा दर्ज, पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सेशन, प्रशासन की तैयारी पूरी, डीजीपी बोले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में पहाड़ी से गिरा मलबा, भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर आवाजाही बंद, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। हरिद्वार में दंपति ने की महिला की हत्या, शव को ठिकाने लगाने का किया प्रयास, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हरिद्वार में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार, फॉगिंग और कीटनाशकों का हो रहा है छिड़काव। प्रदेश भर में बारिश ने मचाई तबाही, बद्री केदार समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।